इसी 3 टॉपिक पर अगले 3 सालों में यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन 100% आने वाले, 100% लिख के, चाहे प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में या फिर इंटरव्यू में। आप लोग अपना विषय बताइए, किस पर कानून बनना चाहिए? सर प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन्स। टॉपिक आपने समझ लिया? प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन या ओल्ड एजेस। यस सर। जो बुजुर्ग हैं, वृद्धा लोग हैं, और इसके लिए राज्यसभा पर एक प्रोग्राम आता था सरोकार, उसमें वृद्धा और उससे रिलेटेड या वृद्ध लोगों से रिलेटेड क्या बहुत सारे वहां पर कंसर्निंग पॉइंट्स या फिर डिस्कशन किए गए। इवन कहा जा रहा है कि देश में जितना अनाथालय खुल रहा था उससे कहीं ज्यादा अब वृद्धाश्रम खुल, और कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। यस सर। यानी कि हम शायद अपनी गोल्ड को सही तरीके से प्रिजर्व और प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जबकि जापान एक छोटा सा देश है जहां पर लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है, ज्यादा है, और वो अपने वृद्ध लोगों से ज्यादा बेहतर समाज बनाने की क्या करते हैं। तो क्या भारत वहां पे क्यों फेल हो रहा है, वो इशू है उनका। दूसरी चीज, आपने पिछले 3-4 सालों में सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों इंसिडेंट देखे होंगे जहां पर पेरेंट्स के साथ में मारपीट किया जा रहा है और उनको खाना नहीं, या फिर आपने न्यूज़ सुना कि वो घरों में माता पिता रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, और अचानक से उनकी क्या होगी। सरकार उनके लिए कंसर्न है और वो बता रहे हैं क्या होना चाहिए। सर लोग जो न्यूक्लियर फैमिली के चक्कर में सर अपने मतलब माता पिता का ध्यान रखना, उनको घर से बाहर छोड़ना या वृद्धाश्रम छोड़ना ही बेहतर समझते हैं, ऑप्शन समझते हैं सर जैसे कि उनको जॉब चाहिए, जॉब करने के लिए चाहे वो अदर स्टेट में या फिर अदर कंट्री कहीं भी जाना चाह रहे हैं, फिर वो चले गए, वो अपनी जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, 3-4 साल हो गए, वापस आते हैं, फिर घर आने के बाद उन्हें अपने मतलब जो घर के केयर प्रोटेक्शन जो उन्हें करनी चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसे वो बहुत समझने लग जाते हैं। फिर उसके बाद अपने जॉब को ध्यान में रखते हुए अपनी फैमिली के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो उसमें तो आपका पार्लियामेंट इसके बारे में कंसर्न है, क्या नियम बनाएंगे? कोई नियम बताइए सर। हाँ सर, पहला नियम ये रहेगा कि जो लोग बाहर चले जाते हैं अपने माता पिता को छोड़ करके, उनको कुछ अपने जैसे जो उनको सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा भेजना ही पड़ेगा, जो कि ज़रूरी होगा। और उनको एक टाइम पीरियड बनाना पड़ेगा कि हम इतने दिनों बाद अपने फैमिली वालों से मिलने आएंगे, इतना टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे, उनको कहीं घुमाने ले जाएंगे या उनको कहीं लेके जाएंगे। बस ये 2 प्रोविजन आपका है, और कुछ इसमें ऐड करना है? चलिए ताली करें पूरे टीम के साथ। जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर छुट्टी नहीं देता है। एम्प्लॉयर तो होता है कि हमारे जो भी एम्प्लॉइज हैं उनका मैक्सिमम आउटपुट है, और अगर वो इस तरीके की छुट्टी लेंगे तो उनकी कंपनी के आउटपुट पे फर्क पड़ता है। जबकि देखा जो जाता है वो ये होता है कि हमारे एम्प्लॉइज ओवर वर्क करते हैं या फिर ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम के लिए चाहे करते हो, चाहे कंपनी की डेडलाइंस की वजह से करते हो, तो वो छुट्टी कैसे? क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन ओपन टू ऑल है, इसका आंसर कौन देगा? मैं। अच्छा, पहले इधर जिनका जुरिडिक्शन है पहले वो। जो एम्प्लॉयज़ ओवर टाइम करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को अपने पास भी बुला सकते हैं, ये ज़रूरी थोड़ी है कि वही जाएँ, अपने मम्मी पापा को अपने पास बुला लें, घर वाले रहेंगे, उनके घर वाले हैं जिनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जितने भी लोग बाहर छोड़ के चले जाते हैं अपने पेरेंट्स को कभी पूछते भी नहीं है कि उनके पापा मम्मी कैसे हैं, क्या हो रहा है उनका, कैसे उनकी लाइफ कट रही है। ओल्ड एज होम्स जितने खुले हैं यहाँ पे ध्यान चाहे जो को घर से अच्छा नहीं रख सकते हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर आप नौकरी करने गए हैं, छुट्टी ही नहीं देगा, तो या तो नौकरी छोड़ कर आएंगे, आप ठीक है सर अपने घर बुला सकते हैं, जहाँ वो रात में जाते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे बुला सकते हैं। और कोई अभी कोई और आंसर देगा, क्योंकि इससे और भी आंसर है, और कोई आंसर देगा? सर जैसे कंपनी में अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं और मंथली का एक रिन्यूअल होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि उसको पर्सनल लाइफ के लिए आपको एक स्पेस देना चाहिए कि वर्क के टाइम पे मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, जब मुझे छुट्टी चाहिए तो कुछ टाइम पहले बता के उसे छुट्टी प्रोवाइड की जाए, ये कंपनी का दायित्व है। जैसे इन्होंने पॉइंट रखा था कि उनको अपनी 10% मतलब कितनी भी परसेंटेज सैलरी अपने घर भेजनी चाहिए, ऐसा
सर लॉ होना चाहिए। तो सर लॉ तो बहुत चीजों का है, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है सही से कि नहीं, गवर्नमेंट ये तो चेक। चलिए आपके लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन हो गया, कर नहीं पाएंगे। हाँ चलिए फिलहाल मैं समझ गया कि ये मुद्दा बड़ा गरमाएगा, पार्लियामेंट में लेकर चलेंगे। लेकिन पहले आप तारीफ बजाइए कि जिस मुद्दे कंपनी डायरेक्टली उनको सैलरी भेजेगी उनके अकाउंट में, पेरेंट्स के अकाउंट में। 14 दिन की सीएल होती है, ठीक है, सीएल के साथ में छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है, छुट्टियों में चले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। सर, बदलते समय को ध्यान रखते हुए अब हमें एक ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत है जो मेन को फेक एक्यूजेशन या फिर फॉल्स एक्यूजेशन से बचा सके, उनको एक सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके। अब इसमें हमारा जो मतलब पुरुषों को उनके कि पुरुषों के खिलाफ लगातार ऐसी बातें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें मेलाफाइड यानी कि दुराशय के साथ में या उनके खिलाफ फॉल्स केसेस किए जा रहे हैं, और ये संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। कई सारी एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी या कई सारे सर्वेस की रिपोर्ट भी ऐसी बात कह रहे हैं। ये एक ऐसा इशू है, हमारी इनकी टीम ने उस पर काम किया है। हाँ, अब सर पहला हमारा लॉ ये कहता है, मतलब जो बनाएंगे वो ये है कि जितना स्ट्रिक्ट एक्शन अक्यूज के अगेंस्ट प्रूवन होने पे होता है उतना ही स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर फाइन्स उस पर भी इम्पोज होना चाहिए जिसने फेक एक्यूजेशन लगाया है। चलिए क्या कह रहे हैं प्रोविजन में, ये कौन सा कानून बनाना चाह रहे हैं कि अगर मेल के खिलाफ कोई फॉल्स एक्यूजेशन आता है, एक्यूजेशन का मतलब मामला, विवाद, डिस्प्यूट, ठीक है, अगर मेल के खिलाफ, बेटा धीरे धीरे डिस्कशन, मेल के खिलाफ अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशन आता है तो जितना पनिशमेंट सामने वाले को मिलना चाहिए था उतना पनिशमेंट फॉल्स केस करने वाले को। हालांकि ये प्रोविजन आईपीसी में है कि आप किसी के ऊपर फॉल्स केस नहीं कर सकते, लेकिन जब आप एक दूसरा कानून बनाकर लाएंगे तब उसकी बात, उसकी वैलिडिटी और क्या हो जाएगी, लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस थोड़ा एकदम उसकी स्ट्रिक्टनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इंडिया में प्री निप्चुअल को अगर वो करना, लीगलाइज करना, ताकि इस चीज़ का एक्यूजेशन ना लग पाए कि धोखे से शादी की या झूठ बोल के शादी की, और इसका भी कैलकुलेट करना कि किसके एसेट्स ज़्यादा हैं किसके कम हैं। ठीक है, यानी कि ये एक सोशल जो है ट्रॉमा के रूप में निकल आ रहा है शादियों के बाद के जो कंडीशन है या उन सब चीज़ों को लेकर। तो टीम ने बनाया, एक बार पूरी टीम के लिए ताली। और ये कंसर्निंग इशू है, अभी आपने देखा ये एक बहुत कन्विंस। सर कभी कभी होता है कि फ़ीमेल के द्वारा मेल को मतलब ऐसे वो किया जाता है कि जैसे उसकी गलती नहीं भी होती है तब भी फीमेल के द्वारा ऐसा किया जाता है कि तो उसकी भी हमें उचित जांच करके तब मानना चाहिए। फीमेल इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है आज के टाइम पे। यस सर, तो इसके लिए भी उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। ये दोनों इश्यूज बहुत कंसर्निंग इश्यूज हैं। आप देखिए कि आपकी क्लास कितनी समझदार है। एक बार पूरी क्लास के लिए ताली दें। चलिए बताइए ओनिस, कौन सा कानून आपको लगता है जो आपकी टीम ने रिसर्च करके या आपकी टीम ने समझा है कि ये कानून होना चाहिए या बनना चाहिए आज के दिन? सर करेंटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इंडिया में कानून बनना चाहिए, जो मुझे लगता है। तो कौन से कानून के बारे में बताया इन्होंने कि बनना चाहिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सृष्टि, शिवांगी और ऑनिस की टीम का मानना है कि देश में सूचना से सूचना और तकनीकी से संबंधित कानून होने चाहिए। क्यों? सर पहला ये कि इंडिया में क्राइम बहुत, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए सर एक टर्म होता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि किसी कंट्री में या किसी लोगों में कितने लोगों के पास डिजिटल एक्सेस है और कितने लोगों के पास एक्सेस नहीं है। इंडिया में ऐसा है कि लोगों के पास फ़ोन्स हैं, वो अब UPI ऐप्स आ गए हैं, सब चलाना तो जानते हैं लेकिन हर एक चीज़ नहीं जानते। उनको फेक मैसेज आते हैं, फेक कॉल्स आते हैं, उनके पैसे डिटेक्ट हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता उनका पैसा कहाँ गया। और दूसरे सर, क्योंकि अब मोदी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट कह रही है डिजिटल इंडिया बनाना, डिजिटल इंडिया। हम डिजिटल इंडिया कैसे बनाएंगे? पहले हमें साइबर क्राइम पर एक्ट तो करना पड़ेगा। चलिए रीजन आपको पता चल गया। रीजन क्या है? इन्होंने कहा कि डिजिटल यानी कि IT पर हमें काम करना है और IT पर इसलिए काम करना है। पहला, एक तो लोगों की जो लाइफ है वो तकनीकी क्या करती है उसको और बेहतर कर देती है। दूसरा, IT के आने से कई प्रकार के अपराध भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय तकनीकी रूप से कितनी प्रकार के अपराध क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनकी टीम का मानना है कि सर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कानून बनना चाहिए। आप लोग कोई 2 प्रोविजन बताइए जो आपके लॉ में होना चाहिए। सर एक बेनिफिट मैं और बताना चाहूँगा कि क्या है। सर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सबसे रिचेस्ट मैन है, एलॉन मस्क हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए,
ये किस वजह से है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन से ही है। मतलब ये है कि अब इस वक्त सबसे ज़्यादा कुछ इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी है वो टेक्नोलॉजी है, हमें उस पर काम करना चाहिए। सर प्रोविज़न हम उसमें ये रखना चाहेंगे कि पहला आप जैसे पुलिस कैंप्स हैं वैसे आप साइबर कैंप भी बना सकते हैं अगर आपके साथ। पहला कानून बनाने की क्या बात हो रही है? साइबर कैंप्स। ये नाम इनकी टीम का दिया हुआ है। एक बार ताली बजाइए। साइबर कैंप पहला तो ये हो गया, और दूसरा ये सर गवर्नमेंट कैंपेन लॉन्च कर सकती है, उनके बाद हर एक चीज़ मतलब गाइडलाइन लॉन्च कर सकती है कि अवेयरनेस बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए एक बार पूरी टीम के लिए ताली। और इसका टॉपिक था कि आईटी से संबंधित इंडिया में अब नीड है कि एक रेगुलेशन क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत थैंक यू सर। अब अच्छा क्वेश्चन पूछना है। रिमोट एरियाज में आप कैसे काम करेंगे? Very good. रिमोट एरियाज में क्योंकि वहाँ पे तो लोग ऐसे नहीं है कि सबके पास स्मार्टफोन्स हो, उनके पास कीपैड्स होते हैं और बहुत लोग पास तो होते ही नहीं है। हाँ। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स रखी जिसमें गवर्नमेंट मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, जिसमें गवर्नमेंट मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वो प्रोवाइड करवाती है। हाँ, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके लिए जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट वैसे काम करेगी। ये उनके लिए लॉ है जिनके पास है, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है कि उसको इस्तेमाल सही से कैसे करना है।